नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट परीक्षा में आए हुए पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पर्यावरण वाले टॉपिक के। और किसी भी परीक्षा के लिए जो पिछले साल के पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्न भारतीय राज्यों में से किसकी समुद्री सीमा नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर राजस्थान। तो देखिए, जिस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। बाकी के जो तीनों राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, उन सब की सीमा समुद्र से लगी हुई है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। हमारे ऑप्शन है एटीपी, बीओडी, डीएनए या फिर सीओडी। तो हमारा इसका आंसर है नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीओडी। क्या है आंसर हमारा? बीओडी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रियो जीवाणु से होने वाला रोग है। हमारे ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, कोलरा या फिर टाइफाइड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉलरा। वाइब्रियो जीवाणु से होने वाला रोग है कॉलरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? हमारे ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, जल या फिर गैस। तो देखिए, जो नवीकरणीय हमारा संसाधन है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में वाष्पीकरण का मुख्य कारण है। हमारे ऑप्शन हैं चंद्रमा, सूर्य, वायु या फिर पृथ्वी। तो जल चक्र में वाष्पीकरण का मुख्य कारण है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य। सूर्य के कारण ही जल चक्र में वाष्पीकरण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारे ऑप्शन है श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पाचन द्वारा या फिर अवशोषण द्वारा। तो देखिए, ये मेरी पिछली वीडियो में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो एक बार ज़रूर देख लें अपनी परीक्षाओं की सही तैयारी के लिए। तो हमारे ऑप्शन है श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पाचन द्वारा और अवशोषण द्वारा। तो इसका आंसर है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है। हमारे ऑप्शन है पेड़ काटना, जल प्रदूषण करना, वृक्षारोपण या फिर प्लास्टिक जलाना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्षारोपण। आंसर हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और धुआं या फिर नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धूल और धुआं। क्या है आंसर? धूल और धुआं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल में रहता है? हमारे ऑप्शन है शेर, गाय, मछली या फिर घोड़ा। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी जाते हैं जिनका देखते ही आंसर पता लग जाता है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा जल में रहता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है। हमारे ऑप्शन है 30%, 50%, 70% या फिर 90%। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70%। यानी कि पूरी पृथ्वी पर भी जो जल है वो 70% है, और हमारे शरीर में भी जल की मात्रा कितनी है? 70% है। और इस चीज़ से बिल्कुल समझ जाइएगा कि हमारा जो शरीर है वो पर्यावरण की ही देन है। अगर पर्यावरण में असंतुलन होता है तो हमारा शरीर भी वैसा नहीं रहेगा जैसा कि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत है। हमारे ऑप्शन है नदी, झील, महासागर या फिर तालाब। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत है महासागर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ठोस अपशिष्ट है। हमारे ऑप्शन है गैस, धुआं, प्लास्टिक या फिर वाष्प। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। जो ठोस अपशिष्ट इन सब में है वो है प्लास्टिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर जल। तो
तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य। पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 जून। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होता है। हमारे ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर शीर्ष उपभोक्ता। तो हमारा जो आंसर है इसमें खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर जो होता है वो है हमारा अपघटक। क्या है हमारा? अपघटक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? हमारे ऑप्शन है सांप, मेंढक, पक्षी या फिर मछली। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंढक। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेंढक। मेंढक क्या है? उभयचर है। उभयचर मतलब जो भी ये जीव हैं वो पानी और ज़मीन दोनों में रह रहे हैं तो वो उभयचर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? हमारे ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपना खाना बनाते हैं और क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्ध रूप है। हमारे ऑप्शन है नदी जल, वर्षा जल, समुद्री जल या फिर तालाब का जल। तो हमारा आंसर है जो सबसे शुद्ध रूप जल का है वो होता है वर्षा जल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषण का मुख्य कारण है। हमारे ऑप्शन है पेड़ लगाना, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा या फिर हवा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ईंधन है? हमारे ऑप्शन है जल, कोयला, हवा या फिर मिट्टी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयला। तो कोयला क्या है? एक ईंधन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का वायुमंडल किससे बना है? हमारे आंसर हैं केवल ऑक्सीजन, केवल नाइट्रोजन, गैसों का मिश्रण या फिर केवल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैसों का मिश्रण। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है और सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है हमारी नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? तो नाइट्रोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैविक अपशिष्ट है। हमारे ऑप्शन है प्लास्टिक, कागज, कांच या फिर धातु। तो जैविक अपशिष्ट इनमें से है ऑप्शन नंबर हमारा बी यानी कि कागज। कौन सा ऑप्शन है? कागज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोग जल से फैलता है? हमारे ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, कॉलरा या फिर टीबी। तो देखिए जो जल से फैलने वाला रोग इनमें है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉलरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के लिए आवश्यक गैस है। हमारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो पौधों के लिए आवश्यक गैस हमारी है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा संरक्षण का तरीका है। बिजली व्यर्थ करना, उपकरण बंद करना, पानी बहाना या फिर प्लास्टिक जलाना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपकरण बंद करना। ऊर्जा संरक्षण का जो तरीका है वो है जितने भी अपने उपकरण हैं जब उनका प्रयोग ना हो तो उन्हें बंद कर दिया जाए, उनका स्विच ऑफ कर दिया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? हमारे ऑप्शन है प्रकाश और ऊष्मा, पानी, हवा या फिर मिट्टी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश और ऊष्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण का मुख्य घटक है जीवित और निर्जीव दोनों, केवल जीवित, केवल निर्जीव या फिर कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवित और निर्जीव दोनों। पर्यावरण के मुख्य घटक जीवित और निर्जीव या उन्हें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी का कटाव रोकने का उपाय है।
हमारे ऑप्शन है पेड़ काटना, वृक्षारोपण, जल बहाना या फिर खेती छोड़ना। तो हमारा आंसर होगा मिट्टी का कटाव रोकने का उपाय है वृक्षारोपण। जब वृक्ष लगाते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं, जो बहने नहीं देती, मिट्टी के कटाव को रोक लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण का कारण है। हमारे ऑप्शन है पेड़, वाहन, पानी या फिर मिट्टी। तो स्पष्ट है, इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाहन। ध्वनि प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो है वाहन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? हमारे ऑप्शन है पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग, जल संरक्षण या फिर ऊर्जा बचाना। तो हमारा इसका आंसर है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक का उपयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, साइलेंट वैली में या फिर सूरमा घाटी में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ये 3 है, साइलेंट वैली में। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है साइलेंट वैली में। और ये साइलेंट वैली कहाँ पे है? ये साइलेंट वैली हमारी केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य के पलक्कड़ ज़िले में है, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर और चौड़ाई 7 किलोमीटर में है। तो वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। साइलेंट वैली केरल राज्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी के संबंध में क्या असत्य है? एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करता है, नीली लौ के साथ जलता है या उच्च ऊष्मीय मान है। तो देखिए बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन होते हैं जिनमें असत्य वाली चीज़ आती है। असत्य कौन सा है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मीथेन उत्सर्जित करता है। जो एलपीजी ईंधन है उसमें मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो इसलिए ये बात क्या है? असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। हमारे ऑप्शन है पौधे और जीव, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता, जैविक और अजैविक घटक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जैविक और अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य घटक होते हैं वो दोनों ही होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मकर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 1 डिग्री दक्षिण या 1 डिग्री उत्तर। तो याद रखिएगा जो मकर रेखा है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 2, 23.5 डिग्री दक्षिण वाली जो रेखा है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा है वो हमारी होती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर आर.डी. मिश्रा, डॉक्टर विटेकर, डॉक्टर ओडम या ए.जी. टोंसले। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए.जी. टोंसले। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था ए.जी. टोंसले ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी बंगाल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन भाग में शुष्कता का कारण है। ऑप्शन है निम्न ताप प्रभाव, दाब प्रभाव, वर्षा छाया प्रभाव या उच्च ऊंचाई प्रभाव। तो हमारा आंसर है वर्षा छाया प्रभाव, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। तो जो भारत का पश्चिमी घाट का दक्कन भाग है वहाँ शुष्क रहता है, उसका कारण है वर्षा छाया प्रभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं 1960, 1975, 1972 या फिर 1962। तो हमारा आंसर है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन नंबर 3, 1972 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त सौर विकिरण कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है इंसुलेशन, ऊष्मा बजट, सौर नियतांक या फिर सौर ऊर्जा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सौर नियतांक। जो वायुमंडल की बाहरी सीमा है उसकी प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त जो सौर विकिरण है उसको सौर नियतांक कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमारे ऑप्शन है जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सोवियत संघ, USSR। तो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 51A में वर्णित हैं। और मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में उपस्थित नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। हमारे ऑप्शन है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, जीवाणु या फिर मांसाहारी। तो देखिए जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मांसाहारी। जो पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला बनती है उसमें सबसे पहले उत्पादक आते हैं हमारे जो हरे पौधे होते हैं, उसके बाद वो जंतु आते हैं जो शाकाहारी होते हैं यानी कि जो पौधों को खाते हैं, उसके बाद कुछ जंतु ऐसे होते हैं शाकाहार मांसाहारी वो होते हैं वो आते हैं, और सबसे लास्ट में शीर्ष उपभोक्ता जो आता है वो मांसाहारी होता है जो उन जीवों को खा जाता है जो शाकाहारी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है। हमारे ऑप्शन है संताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो देखिए जो सबसे नज़दीक हमारा मुख्य वायुमंडल परत है पृथ्वी की सतह के नीचे वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्षोभ मंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990 या फिर 10 दिसंबर 1980। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, 11 दिसंबर 2002। बहुत ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम को पारित किया था 11 दिसंबर 2002। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के लिए उपयुक्त है? हमारे ऑप्शन हैं झूम खेती, जैविक खेती, उच्च उपज किस्म की खेती या फिर ग्रीन हाउस में पौधे लगाना। तो देखिए जो सबसे जो हमारी जो कृषि है जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त है वो है हमारी ऑप्शन नंबर 2 जैविक खेती। जैविक खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, बोरिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WWF का पूर्ण रूप है। हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉर फंड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब WWF का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तराखंड में। जो हमारी फूलों की घाटी स्थित है वो है उत्तराखंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रदूषण मापन के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बारे में मेरी वीडियो में पूरे विस्तार से समझाई हुई हूँ मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोटोपेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो स्थित है सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में या फिर हवाई में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंडीज पर्वतमाला में स्थित है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्रह्मपुत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्रुव तारा होता है।
हमारे आंसर हैं उत्तर तारा, पश्चिम तारा, पूर्व तारा या फिर दक्षिण तारा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर तारा। जो ध्रुव तारा होता है वो हमारा उत्तर तारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ किया गया था। हमारे ऑप्शन है 1972, 1985, 1981 या फिर 1973। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। हमारे ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में, ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में या फिर हिंदू और मुस्लिम के बीच में। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, और ये 1916 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर है। हमारे ऑप्शन है राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात में। जंगली गधा का अभयारण्य कहाँ पर है, गुजरात में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन डेटिंग संबंधित है। चट्टानों की शक्ति मापन, सभी से, लिखने में उपयोग, प्राचीन वस्तुओं या फिर हड्डियों की आयु मापन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्राचीन वस्तुओं, हड्डियों की आयु मापन में जो उपयोग में आती है वो है कार्बन डेटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया। हमारे ऑप्शन है 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949 या फिर 24 जनवरी 1950। तो देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया। तो कब अपनाया, ऑप्शन नंबर 4 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। और ये भी याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय गान है हमारा, ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, और जो स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में वो इसका हिंदी संस्करण है। इसको मेरे 2-4 पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम इसका गायन जो सार्वजनिक रूप से हुआ था वो 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ अब भी है जो इस टाइम लगातार चर्चाओं में, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, उसको भी इसी दिवस यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को ही 24 जनवरी 1950 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा ने अपना लिया गया था। और जो राष्ट्रीय गीत है उसे बंगाली कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आनंद मठ उनका मूल उपन्यास था जिसमें ये लिखा गया था, और मूल रूप से ये संस्कृत और बंगाली भाषा का मिश्रण था। और इसे भी 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भी गाया गया था। और अब ये इसलिए चर्चाओं में बहुत है कि फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ये अधिसूचना जारी कर दी है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से होगी, और उसमें पूरे 6 छंद गाए जाएंगे जिसमें समय 3 मिनट 10 सेकंड का लगेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रीय गान पहले आया हुआ है, और नेक्स्ट इस समय आने वाले क्वेश्चन के लिए राष्ट्रीय गीत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये हम याद रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन है। हमारे ऑप्शन हैं ऊतकों में विषैले पदार्थों की वृद्धि, सभी चित्र का आकार बढ़ाना या फिर जीभ का आकार बढ़ाना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ऊतकों में विषैले पदार्थों की वृद्धि को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो याद रखिए अजैविक घटक नहीं है मतलब हमसे जैविक घटक पूछा हुआ है। हमारे ऑप्शन है प्रोटीन, फास्फोरस, कवक या फिर मृदा।
तो हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर 3, यानी देखिएगा हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कवक। कवक इसमें हमारा ऐसा ऑप्शन है जो अजैविक नहीं बल्कि जैविक घटक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। हमारे ऑप्शन है न्यूयॉर्क, नागासाकी, एम्स्टर्डम या फिर सिडनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? हमारे ऑप्शन है गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या फिर यास्मीन अबरार। तो देखिए जिस समय ये क्वेश्चन आया था उस समय की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी हमारी रेखा शर्मा, तो इसलिए उस समय इनका आंसर रेखा शर्मा था। लेकिन अब इस समय अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इस समय हैं वो हैं श्रीमती विजया रहाटकर। कौन है? श्रीमती विजया रहाटकर। तो जो महिला आयोग की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा इस समय हैं वो विजया रहाटकर हैं। ये पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ था तो उस समय ये ऑप्शन भी नहीं था। तो अब ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो विजया रहाटकर हैं। और साथ साथ ये भी याद रखें कि इसका जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन था वो 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। और इसकी पहली अध्यक्ष भी याद रखिएगा हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो श्रीमती जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद या फिर राज्यसभा के सभापति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राष्ट्रपति। तो जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? हमारे ऑप्शन है 9, 6, 3 या फिर 4। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंधी जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं। हमारे आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल नंबर है 243। ये भी याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है वो आर्टिकल है 243 और भाग है संविधान का 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। हमारे ऑप्शन हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, शहरी स्थानीय स्वशासन से। संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था उसका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से और ये 74वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हमारे ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से ये विचार लिया गया है कि विधि का शासन मतलब जो विधि है वो सबसे ऊपर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? हमारे ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रश्नकाल। जो लोकसभा की कार्यवाही का पहला घंटा है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण
या फिर पानी का वितरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? हमारे ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, या फिर गिर नेशनल पार्क। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो हमारा स्थित है असम में। कहाँ पे स्थित है? असम में। और यहाँ भारतीय गैंडा संरक्षित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है। हमारे ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, उत्पादक, या अपघटक। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ये ऊर्जा प्रवाह का जो सही क्रम है वो याद रखेंगे। उत्पादक से ऊर्जा प्रवाह होता है उपभोक्ता की तरफ, और उपभोक्ता से होता है अपघटक की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? हमारे ऑप्शन है प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो इनमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जो ग्रीन हाउस गैसें हमारी थी, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट गैसेस, उनके लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। अब इसमें जो सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में मौजूद होती है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? हमारे ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, या फिर क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे ऑप्शन है वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? हमारे आंसर हैं जट्रोफा, कैंडल नट ट्री, कॉपरलीफ, या फिर सर्पगंधा। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जट्रोफा। जट्रोफा ऐसी फसल है जो बायोडीजल उत्पादन करने के लिए जानी जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है ओसोमिम सैंक्टम, इसका जीव वैज्ञानिक नाम है। इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, या फिर धनिया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तुलसी, जो जड़ी बूटियों की रानी है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, और जिसका जो जीव वैज्ञानिक नाम है वो ओसीमम सैंक्टम है, वो है हमारी तुलसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताजा जल, या फिर नल का पानी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पीने योग्य पानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? हमारे ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 6 जून, या फिर 11 जुलाई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MS स्वामीनाथन हैं एक। हमारे ऑप्शन है पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक थे। भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। 1966 में इन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों को मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज का इन्होंने खोज की, और इनके आविष्कार से पूरे देश में जो भुखमरी की जो स्थिति बनी हुई थी उसमें उसे दूर करने में बहुत सहायता मिली, और एक हरित क्रांति के जनक कहलाए। तो 1987 में इन्हें
फर्स्ट विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, जो कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। और ये पुरस्कार उन्हें फिलीपींस में उस समय वो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में मिला था। और एकमात्र कृषि वैज्ञानिक ये हैं जिन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी 1970 में प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ 9 फरवरी 2024 को इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम हमारे लिए हैं, MS स्वामीनाथन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या फिर देहरादून। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो देहरादून में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हमारे ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मृतक भक्षी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भूतापीय ऊर्जा। जो तप्त भौम जल से प्राप्त ऊर्जा होगी वो है हमारी भूतापीय ऊर्जा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर विंध्याचल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? हमारे ऑप्शन है नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्रेबेलूर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। ये जो पेलिकन पक्षी हैं ये प्रजातीय प्रवासी पक्षी हैं जो हमारे देश में प्रजनन के लिए आते हैं और ये हमारे इन प्रदेशों में प्रजनन करते हैं आके। नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्रेबेलूर और ये गुजरात के कुछ एरिया में भी पहुंचते हैं और नीचे तमिलनाडु वगैरह में भी ये रहते हैं, प्रवासी पक्षी हैं ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पारा। तो मिनी माता रोग जहाँ भी आप देखें तो पारे को जिम्मेदार समझ लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? हमारे ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर हमारे ओजोन परत का ह्रास सबसे ज़्यादा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हमारे ऑप्शन है M पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जेकानिया या फिर SR दास। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जेकानिया। जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पहले वो थे हीरालाल जेकानिया। और जब ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो हैं सूर्यकांत, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या फिर वायु प्रदूषण। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विलुप्ति के करीब जीव। तो देखिए ये हमारे पिछले 3 वर्षों के 90 क्वेश्चन थे जो पर्यावरण भाग से आए हुए थे। पिछले साल के पेपर बहुत ज़रूरी होता है दोहराना। आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी, इसे बार बार सुने और अब तक मैंने जो पर्यावरण की वीडियो बनाई है उन्हें भी सुने। मैं आशा करती हूँ आपके पर्यावरण के सेक्शन में पूरे के पूरे 30 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। नमस्कार।